हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है केवीएस पीआरटी ईवीएस से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको ईवीएस के सभी टॉपिक्स कवर कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो आपका 2018 में अपडेट हुआ है। मैंने ईवीएस के काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। सो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा जो जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टॉपिक को गो थ्रू कर सकते हो। सो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, वो करेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सॉइल एंड लैंड। इसमें से बताना चाहूँगी कि मिनरल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करा चुकी हूँ। एमसीक्यू भी अपलोड हो चुके हैं और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर करा है, तो वो देख सकते हो। वाटर, सॉइल एंड लैंड रिसोर्स भी हो चुका है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एयर रिसोर्स। सो एयर रिसोर्स से 2018 पीआरटी में आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। एयर रिसोर्स करेंगे आज। करते हैं क्लास स्टार्ट। सो इसमें हम एयर जो रिसोर्स पढ़ने वाले हैं या एयर चैप्टर करने वाले हैं, इसमें हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो है आपकी वायुमंडल की जो जितनी डिफरेंट लेयर्स है, 5 डिफरेंट लेयर्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में देखेंगे, मौसम और जलवायु, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। सबको 1 बाय 1 कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए करते हैं क्लास स्टार्ट। सो सबसे पहले पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर या वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल क्या है कि हमारी जो पृथ्वी के चारों ओर जो हवा है, और ये एक शील्ड की तरह, ब्लैंकेट की तरह कह सकते हो आप, तो यही होता है हमारा वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इज़ द रिजल्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, जो एयर के कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, तो ये डिफरेंट जो हमें गैसेस देखने को मिलती है, ये कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है, यही चीज़ दिखाता है कि अर्थ के ऊपर लाइफ है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ हो जाती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड जो हमारी ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और नाइट्रोजन भी हम कुछ अमाउंट में इनहेल करते हैं, और प्लांट्स के लिए भी नाइट्रोजन ज़रूरी होती है। ठीक है, तो यही है कि कॉम्पोजिशन ऑफ एयर है, जो यही है कि लाइफ को दर्शाता है। अर्थ पर लाइफ पॉसिबल इसी की वजह से है। वही अगर वीनस एंड मार्स जैसे प्लैनेट्स पर देखें तो वहाँ पर हमें लाइफ देखने को नहीं मिलती है। हालांकि मार्स पर काफ़ी सारी रिसर्च हो रही है, डिफरेंट मिशंस चलाए जा रहे हैं कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि वीनस एंड मार्स जहाँ पर अभी तक तो लाइफ की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो यहाँ पर क्योंककि क्या रीज़न है इसके पीछे? रीज़न ये है कि यहाँ पर ना हमें ज़्यादा कंपोनेंट में क्या देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है 95 से 97%। तो यही वजह है कि यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आपको जानना ज़रूरी है, यही क्वेश्चन पूछा गया था केवीएस पीआरटी 2018 में कि नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन कितना है। तो बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा हमें नाइट्रोजन ही देखने को मिलता है अर्थ पर। ठीक है, प्लेंटीफुल गैस प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है, करीब 78% नाइट्रोजन मौजूद है पृथ्वी पर। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेकंड हाईएस्ट जो गैस देखने को मिलती है वो है ऑक्सीजन, करीब 21% गैस हमें देखने को मिलती है। और ये जो कॉम्पोजिशन है ना, ये जो अभी बता रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ ना सिर्फ आपको केवीएस के लिए बल्कि और भी कहीं पर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर जी के पोर्शन आता है, तो हर एक एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहते हैं। बहुत बार इनमें से क्वेश्चन देखने को मिला है एसएससी में। इस वजह से मैंने सोचा है कि आपका जब ये एयर चैप्टर में करा दूंगी, एमसीक्यू की सीरीज़ ज़रूर करूँगी इसकी। ठीक है, एमसीक्यूज़ ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि आपके जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, या फिर आपके कितना कॉम्पोजिशन ऑफ एयर है, डिफरेंट गैसेस कितने कॉम्पोजिशन में है, उनमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सो बात करते हैं नेक्स्ट गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड अनदर इम्पोर्टेंट गैस है, जो कितना है 0.03% मौजूद है पृथ्वी पर। तो ये जो कुछ कॉम्पोजिशन है, ये जो परसेंट बताए हैं ना, ये याद रहना चाहिए। 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, ये तो सबको याद रहता है। CO2 भी याद रखिएगा। सो ये आप पिक देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में है कौन सी गैस का कितना कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, कितने प्रतिशत कौन सी गैस है, तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आर्गन कितनी है 0.93%,
और बाकी की जो अदर गैसेस है, ठीक है, वो कितनी मौजूद है, 0.04%। हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा मिलाकर के कितनी है, 0.04%। तो मेन आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम इनहेल करते हैं, ठीक है, जब भी हम सांस लेते हैं, वायु हमारे अंदर जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हम नाइट्रोजन भी कुछ अमाउंट में लेते हैं और फिर उसके बाद ये फेफड़ों में तक जाती है एंड फिर इसको हम एक्सेल करते हैं, सांस को जब बाहर छोड़ते हैं। तो आपको बताना चाहूँगी कि हम ह्यूमन बींग्स तो इसको डायरेक्टली ले लेते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना, ये इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो प्लांट्स को ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं ले सकते। ये किसके हेल्प से लेते हैं, बैक्टीरिया की हेल्प से लेते हैं। राइजोबियम आपने भी पढ़ा होगा साइंस स्ट्रीम में, ठीक है, साइंस में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी। तो आप जो नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हो या फिर नाइट्रोजन कैसे लेता है, नाइट्रोजन का कैसे यूज़ करता है प्लांट्स, तो ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो सॉइल में या फिर कुछ प्लांट्स के रूट्स में देखने को मिलते हैं। जो आपने अपने लेग्यूमिनस प्लांट्स देखे होंगे, दाल वगैरह, तो उनके रूट्स में भी देखने को मिलते हैं ये बैक्टीरिया। तो ये जो नाइट्रोजन है एयर से लेते हैं और इसकी जो फॉर्म है उसको चेंज करते हैं ताकि प्लांट्स नाइट्रोजन को ले सके और जो नाइट्रोजन का प्रोसेस है, नाइट्रोजन की ज़रूरत है, वो प्लांट्स में पूरी हो सके। तो आप सबको पता है कि हम ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, हम सब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, वेयरएज जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो एक चीज़ है यहाँ पर कि एक बैलेंस बनता है, जो हम ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और जो प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है, लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसके बीच में ना ये एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है, ठीक है, ये इक्वल होता है, तो इस वजह से एक परफेक्ट बैलेंस बनता है। लेकिन ये जो बैलेंस है ना, ये बिगड़ सकता है किस वजह से, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, इनको अगर हम जला रहे हैं, ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से ये जो बैलेंस है ना, ये अपसेट होता है कहीं ना कहीं। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि बिलियंस ऑफ टन्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, CO2 रिलीज़ होती है हमारे वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या होता है, CO2 की जो कंसंट्रेशन है उसका वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाता है और हमारे वेदर और क्लाइमेट, हमारे मौसम और जलवायु पर ये नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो यही आप पढ़ते हो जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट या फिर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो आप पढ़ते हो, तो इसमें क्या होता है कि CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है ना। तो CO2 रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा, इसी को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैस का होना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा तो हमारा जो प्लैनेट होगा या हमारा जो अर्थ है वो एक इतना ज़्यादा ठंडा हो कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट ना करे, है ना। तो लेकिन ये जब एटमॉस्फेयर में इसकी जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ग्रीन हाउस गैसेस का, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है या फिर ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। और उनके क्या कारण है कि एटमॉस्फेयर में जैसे आपके जो फैक्ट्री से स्मोक निकलते हैं या कार से फ्यूम्स निकलती है, तो ये सब कुछ कारण है। या फिर आप जो फ्यूल्स को बर्न करते हो, उपले जो आप कह सकते हो, काउडंग केक वगैरह, तो इनका यूज़ करते हो चूल्हे पे जो खाना बनाते हैं, तो इसकी वजह से भी वुड का यूज़ करते हैं, जलाते हैं फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए। तो इसकी वजह से भी CO2 काफ़ी मात्रा में रिलीज़ होती है और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है और इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। जो ठंडे एरियाज़ है जहाँ पर स्नो है, ठीक है, पोल्स के एरिया में कह सकते हो, पोलर रीजन्स में कह सकते हो कि वहाँ पर स्नो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, जो बर्फ़ है वो पिघलने शुरू हो जाती है, ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सी लेवल है, वाटर का लेवल है, वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से फ्लड या बाढ़ आने के चांसेस कोस्टल एरियाज़ में बढ़ जाते हैं। तो ये आप कह सकते हो। और इसके साथ ही एक चीज़ और देखने को मिलती है कि ये जो जलवायु में परिवर्तन होता है इतना तेज़ी से,
तो इसकी वजह से ना बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे हो जाते हैं जो एक्सटिंक्ट या विलुप्त होने की कगार पर आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ढाल नहीं पाते। या फिर कह लीजिए कि अगर बाढ़ आती है तो आपको भी पता है कि कितना बुरा नुकसान होता है, कितना डिस्ट्रक्शन होता है। तो यही चीज़ है कि जब इंक्रीज कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज हो जाए, CO2 की या ग्रीन हाउस गैसेस की, तब ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ये हमारे वायुमंडल पर एक कह सकते हो या हमारे जीवन पर, अर्थ पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स पर, प्लांट्स पर भी, एनिमल्स पर भी। नेक्स्ट देखते हैं हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। जो एयर का सर्कुलेशन है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। बाय चांस आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दे दे, तो इस वजह से एयर रिसोर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हर जगह पर यहाँ इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ना सिर्फ आपके KVS PRT में। कहीं भी आप अगर जीके का क्वेश्चन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना जिसमें भी जीके का सेक्शन आता है, तो हर एक के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाता है आंसर और आपका सही हो जाता है। तो इसी वजह से कहती हूँ कि ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो एयर का क्या प्रोसेस चलता है आपको बताना चाहूँगी कि जब एयर जो गर्म होती है ना, वो अपने आप में एक्सपेंड करने का काम करती है, ठीक है, ज़्यादा स्पेस लेने का काम करती है, और ये काफ़ी लाइट होती है जिसकी वजह से ये ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। और जो कोल्ड एयर होती है वो डेंसर और हैवी होती है जिसकी वजह से वो नीचे की ओर आने की कोशिश करती है। तो हॉट एयर जो होती है बेटा वो ऊपर की तरफ जाती है। कोल्ड एयर क्या करती है, जो स्पेस बनता है ना उसमें उस गैप को फिल करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से जो आपका एयर सर्कुलेशन प्रोसेस है वो होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल की संरचना, जिसमें हम 5 लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट लेयर है आपकी ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम क्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्षोभ मंडल वो है जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर प्लांट्स ग्रो करते हैं, यू कैन से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसकी एवरेज हाइट की अगर बात करूँ तो वो है 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। और कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कौन सी लेयर है जिसकी हाइट 8 किलोमीटर पोल्स से है, ठीक है, और 16 किलोमीटर इक्वेटर से है। तो उसका आंसर भी क्या हो जाता है आपका क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। वो जब आप MCQ की सीरीज कराओगे ना तब आप और अच्छे से देख लोगे अपने लैंग्वेज को हम किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी जो जानने की ज़रूरत है वो आप मेन पॉइंट्स देख सकते हो कि जो हम एयर ब्रेथ करते हैं, ठीक है, वो भी यहीं पर एग्जिस्ट करती है। सारे जो फिनोमिनाज हैं वो सब वेदर के, ठीक है, जो मौसम का परिवर्तन होते हैं, चाहे वो रेनफॉल हो रही है, चाहे वो आपकी फोग है, ठीक है, धुंध हो रही है या ओले गिर रहे हैं, तो वो सभी इस लेयर में होते हैं। नंबर 2 पे आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम संताप मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ये वाली लेयर लाई करती है स्ट्रेटोस्फेयर, और इसकी जो हाइट है ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी लेयर है जिसकी हाइट हमें 50 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, तो वो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसलिए याद रखिएगा। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, ठीक है। इसमें हमें जैसे ट्रोपोस्फेयर में वेदर फिनोमिना देखने को मिलते हैं वो चीज़ नहीं देखने को मिलती, ये यहाँ फ्री कह सकते हो। ज़्यादातर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, या क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि एरोप्लेन्स कौन से लेयर में फ्लाई होते हैं, तो आपके स्ट्रेटोस्फेयर या संताप मंडल में ये उड़ते हैं। इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, और ओजोन गैस भी इसी लेयर में पाई जाती है, किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर या संताप मंडल में, याद रखिएगा। स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर अगर देखें तो वो मिलता है हमें मेसोस्फेयर, ठीक है। मेसोस्फेयर जो है ये आपका हिंदी में मैं देख रही थी तो मुझे मेसोस्फेयर का मेसोस्फेयर ही मिला। अगर कोई और टर्म होती है तो आप प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये जो है 80 किलोमीटर हाइट तक ये एक्सटेंडेड है कह सकते हो, ठीक है, देखने को मिलती है। और मेटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जो मेटेरॉइड होते हैं ना वो इस लेयर में आकर के आग पकड़ लेते हैं, बर्न करते हैं। कई बार यही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट लेयर आती है आपकी थर्मोस्फेयर, जिसको हम बाह्य वायुमंडल के नाम से जानते हैं। थर्मोस्फेयर में नाम से पता चल रहा है थर्मो, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है।
जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होती है टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। और आइनोस्फीयर इस लेयर का पार्ट है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आइनोस्फीयर कौन से लेयर का पार्ट है या आइनोस्फीयर हमें कहाँ देखने को मिलती है। तो बेटा ये थर्मोस्फीयर में या फिर बाह्य वायुमंडल में हमें देखने को मिलती है। हाइट कितनी है? 80 से 400 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। ठीक है, इसी में जो रेडियो ट्रांसमिशन होती है इसी की वजह से पॉसिबल है जो आपकी आइनोस्फीयर है या थर्मोस्फीयर का जो पार्ट है कह सकते हो आप। ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन जो हमारी जो रेडियो वेव्स है ये जो ट्रांसमिट होती है अर्थ से और रिफ्लेक्ट होकर के आती है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से आती है? हमारी थर्मोस्फीयर या आइनोस्फीयर से। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना है। सो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी पांचवी जो हमारी लेयर है वो है बेटा एग्जोस्फीयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, जो सबसे ऊपर है वो कौन सी है? एग्जोस्फीयर। और इस लेयर में जो है हमें जो लाइट गैसेस है हाइड्रोजन हीलियम ये देखने को मिलती है। और दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, बहुत थिन एयर हमें देखने को मिलती है या कह सकते हो आप लाइट गैसेस जो बिल्कुल हल्की गैसेस है वो देखने को मिलती है। और एग्जोस्फीयर को हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो एक पिक रिलेटेड टू द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें सबसे पहले कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, जिसमें माउंट एवरेस्ट आपका दिखाया हुआ है। या आप कह सकते हो कि हमारी जो क्रॉप्स जो होती है या फिर हम जहाँ पर रहते हैं ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स और जितने भी वेदर फिनोमिनाज है वो सब हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। पूछ सकते हैं एरोप्लेन कहाँ पर उड़ते हैं, तो ये हो जाता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर या संताप मंडल। ओजोन कहाँ पर मिलती है? ये भी हमें स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। हाइट कितनी है? 50 किलोमीटर तक। ये 3 क्वेश्चन ना देखने को मिल चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट आपकी है मेसोस्फेयर। उसके आगे मेसोस्फेयर में क्या होता है? जो आपके जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो बर्न होते हैं। ठीक है, इस वाली लेयर में। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो जो ये आपको दिख रहे होंगे डॉट डॉट से, ये मेटेरॉइड्स बर्निंग की फोटो है एक तरीके से। उसके बाद आपकी क्या आ जाती है? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में आपकी कौन सी लेयर है? आइनोस्फेयर, इसका ही पार्ट है। और इससे क्या होता है कि जो रेडियो वेव्स जो ट्रांसमिट होती है ना अर्थ से, वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होकर के आती है? हमारी आइनोस्फेयर से। जो हमारा सबसे आखिरी जो लेयर है सबसे ऊपर वो कौन सी है? एग्जोस्फेयर। तो ये यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? लाइट गैसेस देखने को मिलती है, हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो 5 लेयर्स है। सो इस वाली वीडियो के पार्ट को, एयर का जो पार्ट 1 है, इसको मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेदर एंड क्लाइमेट, रेनफॉल, तो कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो कैसे लगी बता सकते हो, कोई सजेशन हो वो भी दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर फर्स्ट टाइम अगर चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।